बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस इक़रा वफ़ाज़ बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल। अज़ीज़ तलबा, 9th क्लास की आज की फ़िज़िक्स की क्लास में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अब तक जितनी मोशंस के बारे में हमने पढ़ा वो सारी की सारी स्ट्रेट लाइन की मोशंस होती हैं, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन भी कहते हैं, लीनियर मोशन भी कहते हैं। आपने देखा होगा कि एक बस एक जगह से मूव करती है, दूसरी जगह पर चली जाती है। दिस इज अ लीनियर मोशन। एक स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रही है। एक आदमी वॉक करता हुआ जा रहा है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर मोशन। एक पत्थर या स्टोन जो है ऊपर से कहीं ड्रॉप कर दिया, जो नीचे जाके फर्श के ऊपर हिट करता है, दिस इज ऑल्सो अ लीनियर मोशन। या एक गेंद, एक बॉल को नीचे से ऊपर की तरफ उछाला जाता है, लीनियर मोशन की एक एग्जाम्पल है। लेकिन आज हम लीनियर मोशन के बारे में नहीं पढ़ेंगे। टॉपिक तो हमारा मोशन के ही एतबार से है, लेकिन आज हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। चैप्टर नंबर 7 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड ग्रेविटेशन। What is uniform circular motion and what is gravitation? To understand the uniform circular motion separately, we must know about the circular motion first. हमें यह मालूम होना चाहिए सर्कुलर मोशन क्या होती है। सर्कुलर मोशन किसी भी पॉइंट के गिर्द या किसी भी एक्सल या एक्सिस के गिर्द एक रोटेशन है, जो बॉडी यहां पर रोटेट कर रही होती है, जो इस तरह से रोटेट करती है जैसे आप सीलिंग फैन आप देखते हैं। सीलिंग फैन के जो विंग्स होते हैं वो एक सर्कुलर मोशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के गिर्द एक सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व कर रहे हैं। प्लैनेट्स सन के अराउंड एक सर्कुलर मोशन जनरेट कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, यानी उनका पाथ जो है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। तो देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स इन आवर लाइफ, and we can see that there are so many examples existing regarding circular motion around us. लेकिन इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कौन सी होती है? देखिए, इससे पहले हम एक बात ये कह चुके हैं कि वेलोसिटी वो होती है, या तो वो कांस्टेंट वेलोसिटी कहलाती है या फिर वो चेंजेबल वेलोसिटी होती है, यानी वेरिएबल वेलोसिटी होती है। तो जहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी का तस्करा था, वहां पे हमारे पास लीनियर मोशन भी हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन कहलाती है। लेकिन वो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं होती है, वो होती है यूनिफॉर्म रेक्टिलिनियर मोशन या यूनिफॉर्म सिंपल लीनियर मोशन। अगर कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट किसी पॉइंट के या किसी एक्सल के गिर्द यूनिफॉर्म मोशन के साथ, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा हो, तो उस मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहा जाएगा। क्या बात बनी? एक ऑब्जेक्ट जो किसी पॉइंट या किसी एक्सल के गिर्द सर्कुलर फॉर्म में मूव कर रहा हो, यह सर्कुलर मोशन है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन उस वक्त होगी जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट कर रही। चुनाचे जब हम इसको कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ रोटेट करते हैं किसी भी एक्सल के गिर्द या किसी भी पॉइंट या पिवट के गिर्द, तो वो उस सूरत में हमारे पास एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन जनरेट हो जाती है। तो इस तरह से हमें यह पता चला कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जो कोई बॉडी किसी सर्कल में रोटेट कर रही हो और उसकी स्पीड कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जैसे हम यहां पर इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये इसका पॉइंट है जिसे हम सेंटर पॉइंट ओ कह सकते हैं। यहां पे एक पॉइंट यानी एक पार्टिकल P जो यहां पे मौजूद है, ये ब्लैक डॉट हमने यहां पर लगाया है, ये एक सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है।
हम इसकी डायरेक्शन भी यहां पर शो कर देते हैं कि चलिए ये इस तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो रोटेशन है वो इस तरह से है। ये पार्टिकल मूव करके यहां से यहां पर पहुंचता है तो यकीनी बात है कि इसका एक रेडियस होता है जिसे हम आर कह सकते हैं, और यहां से एक डिस्टेंस जो है वो स्वीप होता है, जैसे ये यहां से एक डिस्टेंस ऐसे स्वीप होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये मोशन हमारे पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो सकती है अगर इसकी वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए। कौन सी वेलोसिटी? जो डायरेक्शन मैंने यहां पर अभी दी है ना, ये वाली वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाती है तो उस सूरत में हमारे पास ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगी। अब यहां पे जो ये स्वीप हुआ, यहां से आपने देखा कि एक पार्टिकल जो है वो यहां से यहां पर स्वीप होता हुआ पी डैश पॉइंट तक पहुंचा, तो उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया। ये डिस्प्लेसमेंट हमने यहां पर एक एंगल के जरिए से शो किया है, यानी इस लाइन से इस लाइन तक, ये भी रेडियस है, लेकिन यहां से लेके यहां तक जो इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया है, ये कहलाता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा बज़ाहिर हमारे पास, हमें मालूम है कि हम एंगल के लिए यूज करते हैं, एंगल फाइंड आउट करने के लिए, और ये एंगल हमारे पास किस में होता है? आमतौर पे हमारे पास एंगल जो है वो डिग्रीज में मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 30 डिग्री, 90 डिग्री एंड सो ऑन। लेकिन एक बात यहां पर और भी है कि अभी एक और नई चीज यहां पर हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए एक और नई मेजरमेंट है जो हम यहां पर यूज करेंगे, वो है रेडियंस। यानी इसका मतलब है कि एंगल को डिग्री में भी मेजर किया जा सकता है और एंगल को रेडियंस में भी मेजर किया जा सकता है। अब ये रेडियंस क्या होते हैं? तो इसकी एक कन्वर्जन है, एक इसका ताल्लुक है डिग्री के साथ। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे आप लेंथ को मेजर करते हैं, मीटर में भी कर सकते हैं, सेंटीमीटर में भी कर सकते हैं, किलोमीटर्स में भी कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से इस एंगल को हम डिग्री में भी मेजर कर सकते हैं और रेडियंस में भी मेजर कर सकते हैं। हमारे पास जो कन्वर्जन आती है वो ये होती है कि 1 रेडियन ऑलवेज बी इक्वल टू 57.3 डिग्री। 1 रेडियन कितने के इक्वल हो जाएगा? 57.3 डिग्री के इक्वल होगा। ये बिल्कुल कन्वर्जन ऐसे ही है जैसे अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, तो हम यहां पर यूं लिखते हैं कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। जिस तरह से हमने एक लेंथ की मेजरमेंट करके यहां पर दिखाया, बिल्कुल इसी अंदाज से यहां पर भी हमारे पास 1 रेडियन इक्वल हो जाएगा 57.3 डिग्री के। अच्छा, अब ये तो हो गया हमारे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। हमने अब तक जो बातें सीखी वो ये कि सर्कुलर मोशन क्या होती है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होती है, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। एक दफा इस बात को रिवाइज कर लेते हैं। सर्कुलर मोशन वो मोशन होती है जो किसी सर्कुलर पाथ पे कोई बॉडी रोटेट कर रही हो तो उसको सर्कुलर मोशन कहा जाता है, और अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट हो जाए तो वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाती है। जिसकी एक एग्जांपल हमारे पास यूं भी है कि आपका फैन, जो सीलिंग फैन लटका हुआ है छत के साथ, अगर उसमें वोल्टेज आप देख रहे हैं कि बिल्कुल कांस्टेंटली आना शुरू हो जाए, यानी 220 वोल्ट्स आपने एक सेकंड में चेक करना शुरू कर दिया, देयर इज नो फ्लक्चुएशन ऑफ द वोल्टेज, तो ऐसी सूरत में हमारे पास वो जो स्मूथली उसकी रोटेशन होगी, ऑलमोस्ट वी कैन से दैट दिस इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हमने ये भी देख लिया कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए क्या चीज जरूरी होती है। एक तो सर्कुलर मोशन का होना जरूरी है, और दूसरा सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के लिए वेलोसिटी का यानी स्पीड का कांस्टेंट होना भी जरूरी है। तीसरी बात जो हमने यहां पर पढ़ी वो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हमने थीटा कहा।
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बजाहिर यूं लगता है कि जैसे यहां से लेके यहां तक का फासला तय कर लिया तो ये डिस्प्लेसमेंट है. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट, बट देयर इज ऑल्सो अ डिस्प्लेसमेंट इन द फॉर्म ऑफ द एंगल स्वीप. जैसे ये यहां से यहां पे स्वीप किया, इसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया. कैसे पता कि P जो है ये यहां से पार्टिकल P पॉइंट से P डैश तक चला गया, यहां से लेके यहां तक जब ये चला जाता है तो उसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया. तो कितना डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ, दैट इज कॉल्ड थीटा. एंड वी मेजर थीटा इनटू टू डायरेक्शन. या ये कहना चाहिए कि हम एंगल को दो तरह से मेजर कर सकते हैं, एक डिग्री में और एक रेडियंस में. इन दोनों का आपस में एक रिलेशनशिप भी होता है कि 1 रेडियन इक्वल्स टू 57.3 डिग्री. दिस इज ऑलमोस्ट इन द एग्जांपल वी कैन से we can write 1 centimeter equals to 10 millimeter. This is the conversion of millimeter and the centimeter. So this is one of the linear displacement conversion, and this is the angular displacement conversion. ठीक हो गया, यहां तक सबकी समझ में बात आ गई. अच्छा, एक बात और हम आपको बताते चले, इसका तस्करा पिछले किसी क्लास में हुआ भी है कि एक बॉडी जब सर्कुलर मोशन में हो तो क्या उसका एक्सेलरेशन होगा. दिस इज अ क्वेश्चन. तो एक बात ये जहन में रखिएगा कि एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होने की दो वजूहात होती हैं. या तो वेलोसिटी में चेंज आती है, वेलोसिटी से मुराद उसकी मैग्नीट्यूड में या तो चेंज आ रही होती है, या वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आती है. अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगा, और अगर उसकी डायरेक्शन में चेंज आ रही है तो भी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाता है. चुनांचे जब हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये एक सर्कुलर मोशन यहां पर ऐसे कोई पार्टिकल रोटेट कर रहा है, जब कोई पार्टिकल रोटेट करता है तो जब ये पार्टिकल यहां पर है तो इसकी एक डायरेक्शन, यानी यूं समझ लीजिए कि ये इसका रेडियस है, ये इसका सेंटर पॉइंट है, और इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की ये होगी. जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा तो अब इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. जब ये पार्टिकल यहां पहुंचा, यानी रोटेट करते हुए यहां से यहां आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन ये हो जाएगी. आप देख सकते हैं कि यहां पर ये भी 90 डिग्री एंगल, ये भी 90 डिग्री एंगल, और ये भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है. तो डायरेक्शन मुसलसल चेंज हो रही है, जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि कोई भी पार्टिकल जब सर्कुलेट कर रहा होता है किसी भी पॉइंट के गिर्द तो उसमें एक्सेलरेशन होता है, एग्जिस्ट करता है. ठीक है. अच्छा, एक बात तो ये हो गई कि ये सर्कुलेट कर रहा है तो इसमें एक्सेलरेशन भी पाया जाएगा. तो यहां तो ये बात क्लियर हो गई कि एक्सेलरेशन से हटकर बात नहीं करेंगे, एक्सेलरेशन यहां पर एग्जिस्ट करेगा. एक और अहम बात जो इसके साथ साथ ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है, वो ये है कि ये जो वेलोसिटी की डायरेक्शन हमने बनाई है, ये वाली, ये वाली, ये वाली, या यूं समझ लीजिए कि मैंने ये वेलोसिटी की एक डायरेक्शन ये बनाई है. व्हाट इज दिस? ये क्या चीज है? ये जो सीलिंग फैन होता है, इस सीलिंग फैन के विंग के एंड पर, यानी इसके पंखड़ी के आखिरी सिरे पर एक छोटा सा चौक का टुकड़ा रख दीजिए और फिर पंखे को ऑन कर दीजिए. आप देखेंगे कि ये चौक का टुकड़ा एस्केप होके बाहर की तरफ निकल जाता है. ये जिस डायरेक्शन में जाएगा ये वो डायरेक्शन है. इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे भी कोई एक डायरेक्शन मौजूद होती है जो कि इस रोटेशन से हटकर होती है, और इसको कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन. क्या कहते हैं? टेंजेंशियल डायरेक्शन. टेंजेंशियल डायरेक्शन इसलिए इसको कहते हैं कि ये देखिए एक टेंजेंट बन रहा है, और टेंजेंट इस तरह से बनता है कि कोई लाइन किसी भी सर्कल को किसी एक पॉइंट पे टच करे तो ये लाइन इस सर्कल का टेंजेंट कहलाती है. चुनांचे ये जो हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन है ये टेंजेंशियल डायरेक्शन कहलाती है, और ये इसकी एक लीनियर वेलोसिटी है जो इसमें यहां पर पाई जाती है किसी भी पार्टिकल के अंदर. आगे जब हम इसकी बात मजीद करेंगे तो और मजीद ये क्लियर होगा. अगली जो बात हमारे पास यहां आ रही है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स.
सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका सिंबल है Fc। Fc से इसको सिंबलाइज किया जाता है और इसकी वैल्यू होती है mv²/r, mv²/r। यानी ये Fc, अब इसमें देखें ये 1 2 3 4 फैक्टर्स इस फॉर्मूले के अंदर नजर आ रहे हैं। इन चारों को अलग अलग समझना जरूरी है। सबसे पहली बात तो ये कि Fc होता कहां पर है। ये तो बात तय है कि मैंने आपसे कहा दिस इज अ फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, ये फोर्स तो है, लेकिन ये पाई कहां जाती है। आप देख रहे हैं कि एक पार्टिकल यहां पे सर्कुलर फॉर्म में, सर्कुलर पाथ पे रोटेट कर रहा है। ठीक है, आप इसको यूं समझ लीजिए कि एक डोरी के साथ, एक स्ट्रिंग के साथ एक छोटा सा वेट या पत्थर बांध लीजिए और उसे इस तरह से रोटेट कीजिए। आप महसूस करेंगे कि आपके फिंगर टिप से कोई चीज बाहर की तरफ टेंस कर रही है, ये उंगली को बाहर की तरफ खींच रही है, और आप उसे बैलेंस करने के लिए उसे अंदर की तरफ खींच रहे हैं। जब आप इसको बाहर की तरफ यानी अंदर की तरफ इसको पुल करेंगे, अपनी जानिब पुल करेंगे, तो क्या होगा कि वो रोटेट करती रहेगी। और जब आप छोड़ना चाहेंगे, ये भी जहन में रखिए, जरा इसकी एक पिक्चर जो है वो आप जरा थोड़ा सा जहन में लेकर आए। जब आप इसे घुमाते घुमाते छोड़ना चाहेंगे तो आप ये करेंगे कि इसे खींचना बंद कर देंगे, और इसके साथ साथ आप जब छोड़ेंगे तो ये दूर जाके गिरेगा। ये जिस डायरेक्शन में गिरेगा ये पत्थर, ये वो डायरेक्शन है, इस वेलोसिटी के साथ इस डायरेक्शन में जाएगा। और आप जो फोर्स अपने फिंगर टिप से इनवर्ड सेंटर की तरफ यानी सेंटर की जानिब लगा रहे हैं, वो है Fc। ये वो फोर्स है जिसका अभी हमने तस्करा किया, इसी को कहा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी होती है कि कोई बॉडी जब एक सर्कुलर पाथ पर रोटेट कर रही हो, मूव कर रही हो, तो एक फोर्स उसको इनवर्ड रखने की कोशिश करती है। वो फोर्स उसको सेंटर की तरफ रख के उसको सर्कुलेट कराने में मदद देती है। दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन कहां होती है? टुवर्ड्स द सेंटर। किस लाइन पर होती है? रेडियस के अलोंग होती है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है mv²/r, जिसमें m इज द मास ऑफ द पार्टिकल। जो यहां पे ये जो पार्टिकल है हमारा, इसका मास इसका m है। ठीक है, और r जो है वो इसका रेडियस है, जो मैंने अभी यहां पर बताया। क्लियर हो गया। और v² हमारे पास क्या है? इस वेलोसिटी का स्क्वायर है, जो यहां पर जिस वेलोसिटी से ये रोटेट कर रही है बॉडी, जिस वेलोसिटी के साथ ये रोटेट कर रही है, ये उसकी वैल्यू है v। तो यहां तक सबकी समझ में बात आ गई कि हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? Fc होती है। इसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? mv²/r के फॉर्मूले से। अब बात यह है कि हमारे पास एक न्यूटन सेकंड लॉ भी था, अगर आपको याद होगा, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन ये था कि अगर एक फोर्स किसी बॉडी के ऊपर अप्लाई की जाती है तो वो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हमारे पास बनता था F = ma। ठीक है, लेकिन अब यहां पे चूंकि लीनियर मोशन नहीं है बल्कि यहां सर्कुलर मोशन है, इस सर्कुलर मोशन में जो फोर्स एक इनवर्ड लग रही है, अंदर की जानिब लग रही है, वो फोर्स हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, तो हमने उसको Fc कहा। इसी निस्बत से फोर्स जहां पर जिस डायरेक्शन में लगती है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि जब फोर्स लगती है तो उसी डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? उसी डायरेक्शन में जहां फोर्स लग रही है वहां पर एक्सेलरेशन उसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो जाता है। चुनाचे अगर ये फोर्स यहां पे लग रही है Fc, तो एक्सेलरेशन भी इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा, और वो हमारे पास कहलाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। चुनाचे हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों एक दूसरे के साथ यानी कमिटेड होते हैं। तो हमारे पास ये क्या बन गया? AC। यही न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन Fc = mac के इक्वल हो जाता है।
अब एफ सी की वैल्यू क्या है, हमारे पास एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, और ए सी की वैल्यू क्या है, वी स्क्वायर अपॉन आर। ये हमारे पास एक डेरिवेशन के जरिए से आती है। तो हम यहां पर इस वैल्यू को वी स्क्वायर अपॉन आर को अगर यहां पर पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन आर। चुनाचे ये फॉर्मूला डेवलप हो जाता है जो हमने यहां पर अभी लिखा था, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो ये छोटी सी एक डेरिवेशन भी है, बाज़ औक़ात प्रूफ करने के लिए एग्जाम में आ जाती है, तो आप इसको नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के थ्रू सेंटीपिटल फोर्स और सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का एक आपस में रिलेशनशिप हमें बताती है। इस तरह से आज का लेक्चर तो हमारा मुकम्मल हुआ, लेकिन ये टॉपिक अभी कंटिन्यू है। हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इसी की कंटिन्यूशन में होगा, और इस तरह से हम अभी इस चैप्टर की बिल्कुल स्टार्टिंग पर हैं। और ये याद रखिएगा कि हम जो लेक्चर यहाँ पर आपको डिलीवर करते हैं नोट्स के ज़रिए से, आपके पास सारी चीज़ें मौजूद हैं। आप इन तमाम को एक दफ़ा पढ़िए और उसके बाद उसको लर्न कर लीजिए, लिख लीजिए अपने रजिस्टर पे। आपको रजिस्टर मेंटेन करना हमने बताया है, और उसी अंदाज से लिखिए जिस तरह से आपके पास नोट्स में मौजूद है। और उसके बाद हमें शेयर कीजिए, हमें बताइए कि हमने ये काम कर लिया है और लिखने के बाद आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दिया है। सबकी समझ में बात आ गई? इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।